नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में थमा चुनाव प्रचार, आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। 8 मार्च को मतदान। नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 31 मार्च तक पुराने नोट न बदलने पर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को। अमेरिका का हमलों के पीड़ित भारतीयों को जल्द न्याय का भरोसा। मामले की जांच करेगी एफबीआई। भारत ने दर्ज कराया विरोध। उपराष्ट्रपति का मुक्त समुद्री व्यापार बढ़ाने पर जोर। आतंकवाद को बताया विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे जकार्ता। बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। लोकेश राहुल और चेतेश्वर पुजारा की शतक, अर्धशतक। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने अमेरिका में हो रहे भारतीयों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत के राजदूत नवतेज सरना ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। इस बीच अमेरिका ने पीड़ितों को जल्द न्याय का भरोसा दिया। साथ ही मामले की जांच एफबीआई को सौंपी है। अमेरिका ने भारतीयों पर हुए नस्लीय हमलों से जुड़ी घटनाओं के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही भारतीय मूल के सिख व्यक्ति को गोली मारने की घटना की जांच का जिम्मा एफबीआई को सौंप दिया गया है। एफबीआई ने इस संभावित नफरत से प्रेरित अपराध की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना ने हरनिश पटेल और दीप राय से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से मुलाकात की। नवतेज सरना ने ऐसी घटनाएं रोकने और भारतीय समुदाय की रक्षा की जरूरत पर बल भी दिया। इधर भारत में अमेरिकी राजदूत मैरी के लॉस कार्लसन ने हमलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ितों के जल्द ठीक होने की कामना की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कारोबारी हरनिश पटेल की हत्या और सिख युवक पर हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका में इन हिंसक घटनाओं को लेकर भारतीय समुदाय में भय का माहौल है। And we feel that America is a great country, but there are some fringe elements who have now come out and they are trying to create this fear and hate among communities and against minorities. This needs to be tackled severely, strongly, and immediately. We cannot wait. The country needs leadership in the terms of this moment when there's a lot of attacks on the immigrants, and this moment is a little bit scarier than the 9/11. कंसास में श्रीनिवास कुचिबोटला की हत्या और साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या के बाद हाल के दिनों में हिंसा की ये तीसरी घटना थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से घटना है, मैं कहूँ कि पिछले हाल के दिनों में ये तीसरी घटना इस तरीके की दिख रही जहां पर भारतीयों को लेकर हमले हुए हों। अचानक इसमें जो तेजी दिख रही है, ये वाकई तेजी है या इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं, मीडिया में नहीं थी, या फिर तेजी आई है? क्या वजह है? देखिए, दोनों बात सही हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और मेरे ख्याल आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये जो जातिवाद है, रेसिज्म है, ये सब जगह मौजूद है, लोगों के दिल में मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि देश में, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक जो जेन्युइन सही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां पर ये जो भावना, जातिवाद के भावना है कुछ लोगों के अंदर, वो काबू में रहती हैं, क्योंकि उनमें डर रहता है कि अगर हम इसको एक्शन में बदलें, किसी पर हमला करें, किसी को गोली मारें, किसी का हत्या करें या चोट पहुंचाएं, तो कानून हमको छोड़ेगा नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तेजी से ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो अमेरिका का राजनीतिक सामाजिक माहौल जो है उससे ये जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो भावनाएं अंदर हैं, जो निंदनीय भावनाएं छुपे हुए हैं, जो काबू में रहते हैं जब माहौल अलग होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर से डरते हैं। अब एक प्रेसिडेंट आया है जो खुद, इसमें भी कोई शक नहीं, जातिवाद है, परदेशियों से नफरत करता है,
तो ये लोग जो हैं इनको ऑक्सीजन मिला है और ये लोग सोचते हैं नंबर वन की अब जो माहौल है अमेरिका में मेरे जैसे लोगों का है, मेरे जैसा प्रेसिडेंट है, और दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है, पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर के समर्थक जो हैं, उससे मुझे डरना नहीं है, अब मैं अपना नफरत जता सकता हूं। इनडायरेक्ट सपोर्ट की इनडायरेक्ट तो इसमें उनको ऑक्सीजन मिला है और इसलिए ये दो चीज बिल्कुल जुड़े हुए हैं। होता है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हमेशा हुए हैं, हर देश में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, यूरोप में होते हैं, सब जगह। और आजकल एक तो ये है और ये सब मामले जुड़े हुए हैं, दूसरा ये जो इमिग्रेशन का डर, जी, टेररिज्म का डर, ये सब टेक्स्ट हैं, ये मिले हुए हैं इनसे। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, दूसरे राइट विंग के जो स्वीप हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो इसका फायदा उठाते हैं और इस वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स में अब जैसे कहते हैं अपटिक होता है और ज्यादा बढ़ती है। ये जूइश माइनॉरिटी जो है अमेरिका में, उनके ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, उनके ग्रेवयार्ड्स को डिमोलिश किया गया है वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल कहना सच है कि ये माहौल जो बनाया है रीसेंट इलेक्शंस ने और ये राइट विंग का, एक्सट्रीम राइट विंग का जो स्वीप हो रहा है, ये इंसिडेंट्स और वो चीज जुड़े हुए हैं, इनमें रिश्ता है। सवाल यह कि सर ऐसे में इस तरह की घटनाओं को जब रोकने की बात, जब रोकने का भरोसा स्थानीय प्रशासन या वहां की सरकार भले ही कर दे, लेकिन फिर उम्मीद कितनी दिखती है? क्योंकि जो आपने कहा कि जब टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ शख्स और उसकी विचारधारा के जरिए जो नीचे का शख्स है वो एक ऑक्सीजन की तरह उसे यूज कर रहा है, तो फिर हम उम्मीद कैसे करें? आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद थोड़ा कम हो जाता है जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका टॉप मैन, उसके आसपास जो लोग हैं, उसका जो मेन एडवाइजर है स्टीव बैनन, जो माना हुआ रेसिस्ट है, तो उम्मीद कैसे किया जाए? लेकिन उम्मीद पे ही चलना पड़ेगा। अमेरिका आफ्टर ऑल वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज जो हैं, सिख कम्युनिटी, इंडियंस, नॉन वाइट्स, ब्लैक्स, सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, अपने कांग्रेसमैन को लिखने पड़ेंगे, मतलब प्रेशर डालना पड़ेगा कि देखिए जो हमारा देश है इमिग्रेंट से ही बना हुआ है। और मेरे ख्याल से ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट जो हैं, अभी उन्होंने जो कांग्रेस को स्पीच दिया उसमें 2-4 शब्द बोले कैंसस के किलिंग्स के बारे में, वो भी कितने दिनों बाद। उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। मैंने आदेश दे दिए हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को, हर तरह से इनको रोका जाए, इनको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो भारत तो इन चीजों को पॉइंट आउट करेगा, हमारे एम्बेसडर करेंगे, सुषमा स्वराज जी हमारे विदेश मंत्री ने तो ऑलरेडी स्ट्रांगली इस पे कमेंट किया है, ये सब होगा। लेकिन मामला तो अमेरिका के अंदर है और अमेरिका के हाथों में है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब वहां पर राष्ट्रपति ओबामा जब पहली बार शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद कुछ इस तरह की हमले हुए थे, ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर भी क्लैशेस सामने आए थे, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया था। और जो मुझे याद पड़ा था कि कई अधिकारियों से सीधे बातचीत की थी, उन लोगों को बुलाकर उनसे मुलाकात की थी और कई बार उनके साथ टी ब्रेक या फिर लंच ब्रेक भी किया था जिन लोग इस घटना में शामिल थे। वो जो पॉलिसी थी और जो अब की पॉलिसी, उसमें कितना फर्क? उसमें फर्क है। देखिए, लोग कहते हैं कि हर बार प्रेसिडेंट को क्यों बोलना है, लेकिन एक बहुत महान जर्नलिस्ट थी अमेरिका में, मेरी मैकग्रोरी, जिनका अब देहांत हो चुका है। मेरी मैकग्रोरी ने कमेंट किया था एक बार, इस तरह का कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ था अमेरिका में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट क्लिंटन का उसके अगेंस्ट कंडेमनेशन का स्टेटमेंट थोड़ा देर से आया था। और मेरी मैकग्रोरी ने एक बहुत सच्ची बात लिखी थी अपने कॉलम में कि एट अ टाइम लाइक दिस ओनली द प्रेसिडेंट कैन हील द वुंड्स, ओनली द प्रेसिडेंट एट हिज लेवल मस्ट इंसिस्ट ऑन टेकिंग एक्शन। इस तरह से उन्होंने एक वाक्य लिखा था। ये बिल्कुल सही है। तो जब तक ये बिल्कुल क्लियर आदेश और पब्लिकली एक स्टेटमेंट नहीं आएगा टॉप से कि ये बिल्कुल हम नहीं सहेंगे, कड़ी से कड़ी सजा होगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी, इनको फेडरल क्राइम और हेट क्राइम माना जाएगा, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक जो ये करने को उत्सुक हैं, जो आज जातिवाद हैं, जो ये निंदनीय लोग हैं, वो सोचेंगे कि अब तो हमारा मौका है। और जिस तरीके से रिएक्ट किया है वहां के प्रशासन ने, मैं कहूँ टॉप मोस्ट अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति महोदय की, उसे कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे कि पिछली जो घटना हुई थी काफी लेट रिएक्शन था, यहां पर भी अब तक कोई बड़ी चीज सामने नहीं आ रही, कोई अनाउंसमेंट इस तरीका किया गया हो।
नहीं, मेरे ख्याल से नॉर्मल स्टेटमेंट्स आएंगी, जैसे वहाँ के पुलिस के स्टेटमेंट में वो सही है कि हम इसको वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ हेट क्राइम वगैरह वगैरह। लोकल लेवल पे मेरे ख्याल इन्वेस्टिगेशंस में चूक नहीं होगी, इतना वो नहीं है। लेकिन जो लोग ये करने को उतावले हैं, जैसे कि 2012 में वो सिख गुरुद्वारे पे जो अटैक हुआ था, कनाडा में एक मॉस्क को जला दिया गया था, इंग्लैंड में कितने इंसिडेंट्स हुए ब्रेक्सिट के बाद, ये होता है। ये क्योंकि ये रेसिज्म तो मौजूद है, बहुत लोगों में है, काबू में रहता है, जबकि माहौल दूसरा होता है। कंट्रोल कितना कर पाते हैं, और ये कंट्रोल नहीं करेंगे, जानबूझ के आगे लाएंगे, एक्शन में बदलेंगे, जबकि माहौल बदल जाता है और वो सोचते हैं कि अब तो हमारे दिन आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और ये समझाने के लिए भी कि असल में तस्वीर क्या है और किस तरीके से ये खतरनाक है और सिर्फ बयान, और वो भी किसके बयान कारगर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पीड़ित परिवारों को दिया न्याय का भरोसा। अमेरिकी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर की 40 सीटों और मणिपुर में दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया और उम्मीदवार अब सिर्फ घर घर जाकर ही वोट मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से विधानसभा के लिए जारी चुनाव प्रचार सोमवार शाम थम गया। आखिरी दौर में 7 जिलों की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीएसपी सभी 40 सीटों पर मैदान में है। बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 31, आरएलडी 21 और कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में है, जबकि 139 सीटों पर निर्दलीय भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट में आमने सामने हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकाट सीट पर हैं। मणिपुर में भी दूसरे दौर के लिए 22 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। इनमें ज्यादातर सीटें पहाड़ी इलाकों की हैं। मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, एनपीएफ और वाम दलों समेत कुल 98 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौर में कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री एबोबी सिंह सबसे अहम उम्मीदवार हैं, जो कि थौबल सीट से मैदान में हैं। यहां इरोम शर्मिला उन्हें टक्कर दे रही हैं। प्रचार का शोर थमने के साथ ही अब बचे आखिरी चंद घंटों में उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। विरोधी पार्टियों की आलोचना करते हुए उन्होंने मौजूदा चुनाव में जीत का दावा भी किया। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, जहां लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, उनके पैतृक आवास में कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद रोहनिया की चुनावी सभा में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जोर दिया और बीज, खाद, फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसी योजनाओं का जिक्र किया। एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं और उस ठोस कदम का परिणाम ये है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राज्य की सत्ता में रही बीएसपी सरकारों ने किसानों की अनदेखी की। उन्होंने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो सरकारी नौकरियों में भेदभाव करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने देना। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी।
दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई चुनावी रैलियां की और विपक्षी पार्टियों की जमकर आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौनपुर समेत कई जगहों पर रैलियां की और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट मांगे। इस मौके पर दोनों ने केंद्र की नीतियों की तीखी आलोचना भी की। जौनपुर की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान और मजदूरों से हमदर्दी जताते हैं, लेकिन लोन उद्योगपतियों का माफ करते हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनने पर युवाओं को खास तरजीह देने का वादा किया। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे बड़े 50 परिवारों को लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। हमारी सरकार युवाओं की सरकार बनेगी। जौनपुर के मड़ियाहू में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने चुनाव में हार मान ली है। उन्होंने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में कितना किसानों का कर्ज माफ कर दिया? हम पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कितना माफ कर दिया, झारखंड में कितना माफ कर दिया, और महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको डांटता है। बताओ कितनी किसानों की मदद कर दी आपने केवल चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे वो आकर के गुमराह कर रहे हों। उधर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ये बता देना चाहती हूँ कि बीएसपी के इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपने अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के लिए सोमवार को प्रचार खत्म हो गया। इस दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने माना है कि मुंबई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ था। उन्होंने दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात कही। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताते हुए एशियाई देशों से मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। भारत कई दशकों से प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। उन्होंने एशियाई देशों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के जल्द अनुमोदन की भी मांग की गई। Afghanistan and India have been victims of this proxy war for decades now. This is why its framing of CCIT, India has included within its ambit action against entities that fund terror groups, propagate terrorist ideologies and provide safe haven to terrorists. सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। उन्होंने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. सेमिनार में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अतमर ने कहा कि लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी ठिकाने मौजूद हैं। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल का थीम कॉम्बैटिंग टेररिज्म इवॉल्विंग इन एशियन रिस्पॉन्स है और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गैंगरेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। फरार चल रहे प्रजापति ने याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन अदालत ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है। 17 फरवरी को अदालत ने एक महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस को मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अब तक
उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच इस मामले में आरोपी चंद्रपाल ने अमेठी में समर्पण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को चलन से बाहर किए गए नोट को 31 मार्च तक जमा न कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने वादे के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने की सीमा 31 मार्च तक नहीं बढ़ाई और इसके लिए 8 नवंबर को प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन और आरबीआई की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के भाषण के साथ हुआ, जिसमें केजरीवाल सरकार की तमाम उपलब्धियां शामिल रहीं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पहले अभिभाषण में दिल्ली सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 8.34% की दर से बढ़ी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का जिक्र किया। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में सुधार पर जोर देने की बात कही। एजुकेशन और हेल्थ हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने देश के बच्चों को पढ़ा दिया और लोगों को स्वस्थ कर दिया तो ये लोग आगे बढ़ के देश का बहुत विकास कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। पूरे अभिभाषण में न किसी नए फ्लाईओवर, दिल्ली में इतना कंजेशन है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के या ट्रैफिक पब्लिक लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी को लेकर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कहीं कोई किसी भी प्रकार का विजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 7 मार्च को होगी। 10 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए हैं। इससे पहले विशेष विमान में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आपसी संपर्क, मुक्त समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर अहम चर्चा होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री रेमिजार्द रेकुडो ने उनकी अगवानी की। इससे पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यात्रा के दौरान मुक्त समुद्री व्यापार और नौवहन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। Most important thing is that for RIM countries to be able to cooperate with each other, they need safety and security. But we not only that, we'll move on to other things like blue economy, which has enormous potential and has barely been touched upon. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महाक्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अहम भूमिका है। RIM countries on oceans have certain common areas of interest and certain places where concerns can be addressed for exchange of ideas and demarcation of areas of cooperation. 2 दिन IORA बैठक के दौरान 4 दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसमें सहमति पत्र, कार्य योजना, आतंकवाद से मुकाबला करने से जुड़ा घोषणा पत्र शामिल है। इसके अलावा सतत आर्थिक विकास के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को भी जारी किया जाएगा। अपर्णा पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का आज कटक के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वो 90 साल के थे। वो लंबे समय से बीमार थे। रवि राय का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले की भांडागढ़ में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। 1967 में चौथी लोकसभा के लिए पुरी सीट से वो सांसद चुने गए। 1974 में वो राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए और मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से चुने गए और सर्वसम्मत से सदन के अध्यक्ष चुने गए। साथ ही वो राष्ट्रमंडल स्पीकर्स फोरम के भी अध्यक्ष थे।
बेलुरु टेस्ट मैच रोमांचक दौर पर पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 79 रन बनाकर, जबकि अजीत रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सीरीज में पहला मौका है जबकि इंडिया ने 200 के स्कोर को पार किया है। फिलहाल भारत 126 रन से आगे है। इससे पहले भारत के 189 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 276 रन पर ही सिमट गई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।